वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीरो एक कैट और क्रो को बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ जाता है, पर उसको निंजा की ट्रेनिंग मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो उन्हें धोबी पछाड़ देते हुए वहाँ से भगा चुका। लेकिन ये खबर उसके दादाजी तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी बुरी तरह से मार खानी पड़ी। फिर इसके कुछ देर बाद वहाँ पर वही क्रो आते के साथ उसको एक घायल कैट की तरफ लेकर चला गया था। अब इस कैट की ऐसी हालत को देखने के बाद जीरो उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसी वजह से वो उसे अपने घर ले आता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि ये कैट एक मोनोनोके है, पर राघो ने इसे और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये सब उसके दिमाग से ऊपर चला गया। फिर इसके कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो चुकी थी, साथ ही साथ राघो वहाँ से जाने ही वाला था, पर जीरो उसे वहीं पर रोक देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक ईवल मोनोनोके आ गया था, जो सीधे राघो के पीछे पड़ जाता है। अब ये देखकर जीरो अपने कटाने के साथ जंगलों में उससे भिड़ जाता है, और इन सब के चक्कर में जीरो बुरी तरह से घायल हो गया था। अब इस नजारे को देखने के बाद राघो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी सारी की सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, और इसी के साथ अब मुर्दे में जान आ गए थे। यहाँ तक कि वो एक ही बार में उस मोनोनोके को जान से मार दिया था। पर उसी वक्त वहाँ पर राघो की तलाश करते करते ब्यूरो ऑफ एक्सप्यूनेज के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, साथ ही साथ इचिका ने उसे बेहोश कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तभी वो दोनों बंदे जीरो को देखते हुए कह रहे थे, अरे यार, इसे अब यहाँ से बाहर निकालना होगा। वैसे क्या इस पर किसी का साये का असर है? अब ये सुनकर दूसरा वॉरियर कहा, अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फर्स्ट पर्सन बताता है, अरे यार, कैसी कैसी बातें कर रहा है, और तुम खुद को डिटेक्टिव कहते हो? वैसे टेंशन लेना छोड़ो और आगे बढ़ो। अब उन दोनों की ऐसी आनाकानी वाली बातों को सुनने के बाद इचिका जीरो का पैर पकड़ने के साथ उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाना शुरू कर देती है। तभी हम जीरो के माइंड स्पेस की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो अपने आसपास का नजारा देखने के बाद कहता है, अरे मैं कहाँ पर हूँ? वैसे मुझे याद है कि मैं एक अजीब बिल्ली से मिला था, फिर एक डरावने मॉन्स्टर ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी अचानक से पीछे से राघो उसे पुकारता है। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद जीरो तुरंत उसकी तरफ देखने के साथ कहने लगा, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम हवा में ऐसे मंडरा रहे हो जैसे कोई धुएं वाली स्प्रिट हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राघो बताता है, अरे यार देखो, अब कौन बोलने लगा है? वैसे मेरे सीने में तो इतना बड़ा छेद नहीं है। अब ये सुनकर जीरो थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, इसी वजह से वो अपनी छाती की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि मेरी छाती में एक होल हो चुका है। एपिसोड 2 द चॉइस इज योर्स। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर जीरो की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, पर वो उठने के साथ कहा, मेरे सर में जबरदस्त दर्द हो रहा है। और वो क्या भयानक सपना था, या शायद किसी तरह का वो सिर्फ एक सपना नहीं था। साथ ही साथ हम वहाँ पर इचिका को भी देख पाते हैं, जो अपने फोन की तरफ देखते हुए उसको बता रहे थे, आखिरकार तुमने जागने का फैसला कर ही लिया। वैसे तुम लगभग 1.5 दिन से सो रहे थे। अब इस बंदी को अपने सामने देखने के बाद जीरो उसे सवाल करने लगता है, अबे यार, अब तू कौन है और ये जगह कौन सी है? दूसरी तरफ इचिका उसकी बातों को फुल्ली इग्नोर मारते हुए चीफ को कॉल करने के साथ कहती है, हेलो चीफ। उसने अपनी आंखें खोल ली है और वो काफी होश में भी लग रहा है। आपने क्या कहा? कुकीज? अरे यार, जो चाहिए वो ले आओ, बस यहाँ पर जल्दी से वापस आ जाओ। सामने की तरफ जीरो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। उसी वक्त राघो सामने की तरफ आते हुए उसको बताता है, उसका मरीजों के साथ बिहेवियर काफी शानदार है। जबकि दूसरी तरफ कॉल के जरिए चीफ उसको बता रहे थे, ठीक है मैं दोनों ले आऊंगा, मशरूम और बैम्बू वाली छोटी चीजें। पर इचिका उन दोनों की तरफ देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों उसी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब उसकी आवाज को ना आता देखकर चीफ उसको बता रहे थे, क्या हुआ, तुम सुन रही हो इचिका? पर जीरो को मालूम नहीं था कि उसके टंटोले पर राघो बैठा हुआ है, इसी वजह से वो उसे देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे, क्या बात है, उसने अपने सीनियर का ही फोन काट दिया, पर इस बात की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो कमरे के पास आकर रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर से जीरो की आवाज आ रही थी, मुझे लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया और तुम्हें बस इतना ही कहना है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघो उसको बताता है कि मैं सो रहा था, इसी वजह से जीरो ने उसे गालियां देना शुरू कर दी थी, जो सुनकर राघो बोला, मैं इसी वजह से नहीं जाग रहा था क्योंकि तुम फिर से चिल्ला पड़ोगे। अब उन दोनों को कुत्ते की तरह झगड़ता देखेकर इचिका भी कहती है, अरे यार, हम अस्पताल में हैं, इसलिए शांत हो जाओ। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ उस कमरे में एंटर करते हुए कहते हैं, जरा शांत हो जाओ। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, और अच्छी बात यह है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो मिस्टर जीरो अजुमा। और राघो, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? उसकी इस बात पर राघो बताता कि वापस आकर मुझसे सवाल पूछना, जब तुम थोड़ी तमीज सीख जाओगे बदतमीज, जब आकर मुझसे बात करना। उसकी ऐसी तानों से भरी बातों को सुनने के बाद चीफ अपने मन में कहने लगे, वह पक्का मुझसे केयरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह सच में कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। मामला उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। जो सब सोच लेने के बाद वो उसको बताता है, माफ करना, डिटेक्टिव को हमेशा पहले आना चाहिए, और मैं रायुशु शिबा हूँ, साथ ही मेरी सबॉर्डिनेट इचिका किसी मोजिन है। और वो अपनी बातों को पूरी कर भी पाता उससे पहले ही जीरो बोल पड़ा, ब्यूरो ऑफ एस्प्यूनेज है ना, उम्मीद है
कि आप अपने वादों को निभाओगे, वैसे क्या आपको सफाई नहीं देनी। ये बात सुनकर युसुके इचिका की तरफ देखते हुए कहने लगे, उसकी याददाश्त हमेशा की तरह तेज लगती है। अब उन्हें अपनी तरफ इस तरह घूरता देखेकर इचिका कहने लगी, मुझे इस तरह मत देखो। इसी के साथ युसुके बताना शुरू करता है, कहाँ से शुरू करूँ। वैसे क्या तुम ओनिफ बान के बारे में जानते हो। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो बताने लगा, हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, वे अंडरवर्ल्ड एजेंट जो एडो शोगुनेट के लिए काम करते थे। जो सुनने के बाद युसुके का कहना है, हाँ वही, वैसे किसे पता था कि तुम जानते हो, मैं तो इम्प्रेस हो गया। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है, तो तुमको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ। दूसरी तरफ युसुके उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के साथ बताना शुरू करता है, माइजन रिस्टोरेशन के साथ ओनिपान की वफादारी शोगुनेट से बदलकर नई गवर्नमेंट के साथ हो गई। वह गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंटों का एक खास ग्रुप था और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के तौर पर मौजूद है। देश और विदेश में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जुटाना और काउंटर इंटेलिजेंस का काम करना ही हमारा मेन काम है। इसके अलावा मोनोनोके को ढूंढना और उन्हें खत्म करना भी हमारा ही काम है। वैसे मोनोनोके की वजह से शायद ही कभी कोई घटना होती है। हाल ही में हमारा ज्यादातर काम इंसानों से जुड़ा रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो वीआईपीएस की प्रोटेक्शन करना और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन तुम समझ गए होंगे, चूँकि हमारा डिपार्टमेंट मोनोनोके के मामलों में माहिर है, इसलिए हमारा काम काफी आसान रहा है। कम से कम हाल ही तक तो ऐसा ही था। कुछ दिन पहले मोनोनोके के एक ग्रुप ने हमारे फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया था। सच कहूँ तो हमने उस फैसिलिटीज में जिसे सील करके रखा था वह वही रागो है जो अभी तुम्हारे अंदर रह रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो अपने मन में कहा कि तो उनका मतलब यही था और वो लंबी नींद इसका कारण यही है। तभी युसुके मुद्दे की बात करते हुए कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है सवाल पूछने की, आखिर तुम ऐसी हालात में कैसे पहुंचे। जिसके बाद जीरो शुरू से आखिर तक जो भी कुछ हुआ सब कुछ उनको बताना शुरू कर देता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिका हैरान होते हुए कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो। पहले तो तुम ऐसी चीज में टांग अड़ाती हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और फिर एक मोनोनोके को बचाने का फैसला करते हो। तुम्हें क्या हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि चुप रहो, तुम तो वहाँ पर थी नहीं, इसलिए तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ युसुके अपनी दुनिया में खोते हुए कह रहा था, यह कभी आसान नहीं होता और अब मैं अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूं। अब ये सुनने के बाद इचिका उस पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है, ये तो हमारी सबसे छोटी चिंता है। इस पर युसुके बताने लगा था, खैर बाकी बातों को छोड़े तो असल बात यह है कि यह नौजवान रागू के साथ मिल गया है। हो सकता है कि यह बात तुम्हारे मन में पहली बार आई हो, लेकिन मैं इसे कह देता हूँ, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही जुड़े रहोगे। खैर हमें नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन हमें यह पता है कि इसका कोई रास्ता कैसे ढूंढा जाए। और चूंकि हमें नहीं पता है कि दूसरे मोनोनोके क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुमको अपने साथ ले जा रहे हैं। जो सब जानने के बाद जीरो हैरान होने के साथ कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा यूं ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ युसुके का कहना है, माफ करना लेकिन तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। पुलिस पहले ही डिसअपीयरेंस की रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है और हमने सारी तैयारी भी कर ली है। वैसे भी देखो, हम टीवी पर दिखने वाले हीरो जैसे बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ तुम्हारे पर्सनल राइट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और वैसे भी तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे जैसे जीरो उसकी बातें सुनता जा रहा था उतना ही उसका दिमाग खराब होता जा रहा होता है। जबकि युसुके वहाँ से जाते हुए बोला, कल सबसे पहले तुमको दूसरी जगह ले जाया जाएगा। वैसे यह हॉस्पिटल हमारे अधिकार क्षेत्र में है, साथ ही साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए दरवाजे के बाहर गार्ड तैनात हैं, इसलिए अलमारी में तौलिया और कुछ कपड़े रखे हैं और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर कल मिलते हैं। अब ये सुनकर जीरो कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक वो रुक जाता है क्योंकि इचिका उसको बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी। फिर वो उसको हूं करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर जीरो गुस्सा होते हुए कहता है, अरे यार अब इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जीरो बेड पर पसरते हुए कह रहा था, बाहर गार्ड तैनात है। क्या ही बकवास है, वैसे ये जेल वार्डन जैसा है और ये तो लगभग अकेले कैद में रखने जैसा है और अब मैं गायब हो गया हूँ। ये सब क्या बकवास है। क्या होगा अगर मैं हमेशा के लिए ऐसे ही फंसा रह गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव उसको बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुम भूल गए, लेकिन तुम्हें तो मेरे मामले में पढ़ना ही था। अब ये सुनकर जीरो का कहना है, क्या राघव अब तुम मुझे भी लेक्चर दोगे। जिस बात का जवाब देते हुए राघव बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। उस कमीने ने कहा था कि ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन जरा सोचो तो वही और उसके साथ ही कमीने थे जिन्होंने मुझे कैद किया था। सच में लगता है कि वह तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। और फिर वो मोनोनोके भी हैं जो मेरे पीछे आए थे, जिन्होंने मुझे जगाया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उन्हें ब्यूरो को जवाब देना होगा और वे हार मानकर भागने वाले नहीं है। तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो बच्चे, तुम अकेले हो और हर कोई या तुमसे नाराज है या तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता
आता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो अजीब तरह से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। सबको लगता है कि उन्हें सब पता है, बस बहुत हुआ, अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, इसी वजह से हम यहाँ से भाग रहे हैं। राघो अब ये सुनकर राघो उससे सवाल करता है, अरे हम जा रहे हैं पर कहाँ? इस पे जीरो बताने लगा था, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की पिटाई करने वाला हूँ, उसके बाद जो होगा होगा। उसकी इस बात पर राघो बताता कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर जीरो सामने की तरफ उन क्रोस को देखते हुए कहता है, मुझे पता है पर मैं किसी न किसी तरह से इसका हल निकाल ही लूंगा। बाहर की तरफ एक गार्ड उबासियां ले रहा था। उसी वक्त अचानक से जीरो की जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। अब उसकी आवाज को सुनते ही उन दोनों गार्ड ने वो गेट तुरंत ही खोल दिया था। अब उन दोनों नमूनों को अपने सामने देखने के बाद जीरो बोला, तुम सभी से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। जिसके बाद जीरो ने उन क्रो से उन पर हमला करवा दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों गार्ड उसमें ही काफी बुरी तरह से फंस जाते हैं। और इसी चीज का मौका पाकर जीरो वहाँ से तुरंत ही निकलने लगा। अब उसको वहाँ से भागता देखकर राघो उसको बताता है कि तुमने तो सचमुच में अपना आपा खो दिया है। दूसरी तरफ जीरो भागते हुए कहता है, अच्छी बात यह है कि मेरे दोस्तों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ जीरो वहाँ से उड़न छू हो चुका। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उनसे बातें करते हुए कह रहा था, सच में उस समय तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस बात का जवाब देते हुए क्रो बताता है कि कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद इतना मजा आया। जो सुनकर जीरो उसके गले में एक थैला टांगते हुए कहता है, ये रहा वो स्नैक्स जिनका मैंने वादा किया था। इनाम मिलने के बाद वो पूरी की पूरी टोली वहाँ से निकल पड़ी, जबकि पीछे की तरफ राघो का कहना है, तो अब क्या प्लान है, क्योंकि वह जल्दी ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जिसका जवाब देते हुए जीरो बताता है, मैं ऐसा लेकर ज्यादा परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी एक काम करना है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर जीरो के घर की तरफ आ गया था, पर रास्ते में राघो उससे कह रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हें अपने घर जाना था। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो बताना शुरू करता है, अगर मेरे पहुंचने से पहले ही वो डिसअपीयरेंस की रिपोर्ट उन तक पहुंच जाती। पर उसके बाद के बीच में ही राघो बोल पड़ा, तुम अच्छे बच्चे हो, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन तुम क्या कहोगे, क्या सच बताने की कोशिश करोगे, पर तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा। उसकी इस बात पर जीरो बताने लगा, तुम ये क्या कह रहे हो, वह मेरे ग्रैंडपा है, जाहिर है वो मेरी बात मानेंगे, पर मुझे थोड़ा शांत रहना होगा, इसलिए जब तक मैं ओके ना कहूँ तब तक बाहर मत आना, समझे। जो सुनते ही राघो उसके अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि जीरो खुद को तैयार करते हुए कहा, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो ऐसा कह रहा था तभी हम उसके पीछे की तरफ उसके दादाजी को देख पाते हैं, जो उसको देखते हुए कह रहे थे, वहीं रुक जाओ घुसपैठिया। अब अपने पीछे ग्रैंडपा को देखने के बाद जीरो के तो छक्के ही उड़ चुके थे, साथ ही वो कहा, आप कहाँ से आ गए। जिस बात का जवाब देते हुए उसके ग्रैंडपा बताने लगते हैं, तुम मुझे बिना बताए चले जाते हो और बस यही कहते हो। ये बात सुनकर जीरो कहता है, असल में बात यह है कि कुछ चीजें सामने आ गई, कुछ पेचीदा मामले, इसलिए मैं वापस आकर समझाना चाहता था। पर उसके ग्रैंडपा जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगे थे। अब ये देखकर जीरो कहता है कि अरे अब आप कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर उसके ग्रैंडपा सीरियस होने के साथ बताते हैं, मेरे साथ आओ और एक शब्द भी मत कहना। इसके बाद यहाँ से निकट होकर रनिंग ग्राउंड की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो चलते हुए कह रहा था, अरे हमें कितना दूर जाना है और मुझे माफ करना सच में, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे जाने से पहले आपको बहुत कुछ समझाना है। वैसे आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? अब आप लोग मेरी बातों को काफी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो भी कुछ होने वाला है वो दिमाग को हिला देगा। इसी के साथ ग्रैंडपा कहे, यहाँ कोई भी दखल नहीं दे सकता। जिसके बाद उन्होंने एक जोर का घूसा उसके चेहरे पर जड़ दिया था। अब अचानक हुए इस अटैक की वजह से जीरो उसका जवाब उनसे मांगने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा उसको बताने लगे थे, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? ये बात सुनकर जीरो कहता है, मुझे जाने के लिए अफसोस है, लेकिन आपको नहीं जाना पड़ा जहाँ पर मैं गया हुआ था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद दादाजी बताते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारी चालाकी भरी हरकतों के बारे में नहीं है, और शिबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे एक मोनोनोके ने तुमको पोजेस कर लिया है और कैसे ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज तुम्हारे पीछे पड़ी है। अब उनको इतना कुछ पता देखकर उसके पैरों तले जमीनें खिसक चुकी थी। साथ ही वो कहता है, आप ये क्या कह रहे हो दादाजी, और आपको इतना कुछ कैसे पता है? जिस बात का जवाब देते हुए ग्रैंडपा बताते हैं कि बिल्कुल बुद्धू, मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मैं ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज का फॉर्मर मेंबर हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो हैरान होने के साथ कहता है, आप मजाक कर रहे हैं है ना? उसी वक्त राघो बाहर की तरफ आते हुए बता रहा था, अब सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे ये अजीब लगा था, एक बूढ़ा आदमी जो मरने के लिए इतना तैयार था। अब इस मोनोनोके को अपने सामने देखने के बाद ग्रैंडपा कह रहे थे, तो तुम हो राघो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो भी मेरे अपने ही खून के साथ। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी इस पर यकीन ही ना करता, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और अब कोई और चारा नहीं है। मुझे अपने पोते की सीरियस गलती की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिसके बाद
बाद वो अपने अंदर से काफी खतरनाक पूरा बाहर की तरफ अनलीज करते हुए कह रहे थे, मैं बीरो या मोनोनोके को तुम्हारा फायदा उठाने नहीं दूंगा जीरो। इसी वजह से मैं तुम्हें और राघो दोनों को खत्म कर दूंगा और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा फिर मैं अपनी जान भी ले लूंगा। उनके ऐसे खतरनाक पूरा को फील करते हुए राघो का कहना है, अरे वाह अब मजा आएगा। दूसरी तरफ जीरो अपने दादाजी की ऐसी बातों को सुनने के बाद कहता है कि दादाजी आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन दादाजी बात करने के मूड में नहीं थे। इसी वजह से वो एक ऊंची छलांग लगाने के साथ अपनी किक उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, जो देखकर जीरो इस अटैक से कैसे न कैसे करके खुद को बचा ही लेता है। जबकि दूसरी तरफ राघो उसको बता रहा था, तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत निर्दयी हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दादाजी ऐसे ही हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें कभी इतना गुस्से में देखा है। जब वो ऐसा कह रहा था तभी उसके दादाजी निंजा की तरह फुर्ती इस्तेमाल करते हुए उसके कुत्ते की तरह पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब इतनी बुरी तरह से पिट लेने के बाद जीरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ उसके दादाजी उससे कह रहे थे, हमारे अजूबा फैमिली ने पीढ़ियों से अपनी युद्ध कला को निखारा है और यह एक ऐसी कला है जो इंसान और मोनोनोके दोनों के लिए जानलेवा है। और मुझे केवल तुम्हें बुनियादी बातें सिखाने का ही मौका मिला और सेल्फ डिफेंस के रूप में यह इनफ था। उसकी इतनी बुरी हालत को देखने के बाद राघो उसको समझा रहा था, जरा संभल कर, और मैं ही हूँ जो ये सब तबाह कर दूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे, कितनी बर्बादी है, कम से कम अब तुम्हें और तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये सब काफी तेजी से होगा। अब उनको अपनी तरफ इतनी तेजी से आता देखकर राघो को ही एक्शन लेना पड़ता है। यहाँ तक कि उसने उनको दूर पुश कर दिया था। यहाँ तक कि वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, क्या सोच रहे हो बच्चे, वह तुम्हें सच में मारना चाहता है। तुम्हारा दादाजी सच में पगला गया है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम सरवाइव कर सको। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उसको अपने अंदर खींचते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना और इसमें मत पड़ो, समझे। ये बात सुनकर राघो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, जो मन में है वो करो, बेवकूफ कहीं के। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा उन पलों को याद करने लगे थे जहाँ पर नाची उनसे कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये अखबार पढ़कर आराम करने का समय है और यह तो जीरो है। तभी यहाँ से निकट होकर जीरो की तरफ आ गया था, जो एक प्यारी सी बिल्ली को बचाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा, पर वहाँ पर ग्रैंडपा समय पर आते के साथ उसको बचा लेते हैं। इसके कुछ देर बाद दादाजी उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहे थे, अरे बेवकूफ, तुझे पता है ना कि ऐसे पेड़ पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए जिससे तू नीचे ना उतर सके और तू अपनी जान गवा बैठता, तुझे पता है। उनकी डांट को सुनने के बाद जीरो थोड़ा भावुक होने के साथ कहता है, लेकिन वह नीचे नहीं उतर पा रहा था और वो रो रहा था, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। उसकी कहानी को जानने के बाद दादाजी उसको समझाने लगे थे, देखो जीरो, दूसरों की मदद करना वाकई सम्मान की बात है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत और पक्का इरादा भी होना चाहिए। सही हिम्मत के बिना ऐसा करना ना समझी है और पक्के इरादे के बिना यह गैर जिम्मेदाराना है। और अभी तुम्हें इन दोनों चीजों में और आगे बढ़ना है। तुम अभी आधे इंसान हो, जब तुम आधे इंसान हो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। आप लोगों को इसके बारे में आगे पता चल जाएगा कि ये बंदा आधा इंसान कैसे है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोला, लेकिन अगर क्या होगा मेरे आसपास मदद करने वाला कोई भी ना हो। जो सुनकर दादाजी बोले, नखरेबाज बच्चा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए तुम हार मान लो। दादाजी के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो ने तुरंत मना कर दिया था। अब ये सुनकर दादाजी कहने लगे, तुम काफी जिद्दी हो, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो जीरो, मन और शरीर दोनों से। अगर तुम ऐसा कर पाए तो ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जिस पर तुम चढ़ ना सको। तब तक हद से ज्यादा मत करना, समझे। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है, तो चलिए आज से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके ऐसा कहते ही यहाँ से निकट होकर प्रेजेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर ग्रैंडपा उसको बता रहे थे, सुनो और ध्यान से सुनो जीरो, यह कोई ट्रेनिंग सेक्शन या मामूली झगड़ा नहीं है। यह अपने मकसद को पाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है, खून और मौत का रास्ता। जिस दुनिया में तुम तब आए हो उसका यही दस्तूर है, तुम्हें अपने जैसे ही इंसानों और मोनोनोके को किल करना होगा। और इस दौरान तुम अपनी पुरानी पहचान को भी खो दोगे। जिन लोगों को तुमने मारा है उनका खून तुम्हारे शरीर और आत्मा पर दाग की तरह लग जाएगा, क्योंकि यह शैडो रेल्म है, एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। यह वह दुनिया थी जिसमें मैं रहता था। मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी मेरे पोते, ताकि तुमको इस हेल में कभी कदम न रखना पड़े। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो कहने लगा, मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं, मैं बेवकूफी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। मैंने ऐसी जगह में दखल दिया जहाँ मुझे नहीं देना चाहिए था, इसलिए मैं खुद ही अपनी गड़बड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढूंगा, यही मेरा संकल्प है। अब ये सुनकर उसके दादाजी का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था, इसी वजह से वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगे। अब इस नजारे को देखने के बाद राघो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन जीरो उसको समझाने लगता है, माफ करना राघो, बस थोड़ा और इंतजार करो, बस थोड़ा और। जिसके बाद
बाद वो अपने सर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को रोकने लगा था, पर दादाजी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसको पीछे की तरफ ढकेल देते हैं। लेकिन पीछे आते समय भी जीरो ने अपने आप को संभाल लिया था, पर उसकी हालत देखने में ठीक नहीं लग रही थी। इसी वजह से राघव उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुम क्या सोच रहे थे? अब उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद ग्रैंडपा उसको बता रहे थे, जीरो तुम ये क्या सोच रहे थे? क्या ये बस तुम्हारी ताकत और पक्के इरादे का दिखावा था? जरा संभल कर, और मुझे अभी भी तुम्हारे अंदर आधा इंसान ही दिख रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बताना शुरू करता है, क्या इतने से आपका मन अभी तक नहीं भरा? देखो दादाजी, अच्छा हो या बुरा, अब मैं अकेला नहीं हूँ जैसा आपने कहा था। भले ही मैं अभी भी अधूरा हूँ, पर मुझे अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी ही होगी, इसलिए मैं इस आदमी से थोड़ी मदद ले रहा हूँ और इस बात को तो नकारा भी नहीं जा सकता। पर जीरो उसके ऐसे चेहरा देखने के बाद उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझसे हूँ मत करो, मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखने के बाद दादाजी उन पलों को याद करने लगे थे जहाँ पर उन्होंने जीरो से कहा था, जब तक तुम पूरी तरह से कैपेबल नहीं हो जाते तब तक तुमको अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। जो सब याद करने के बाद वो अपने मन में कह रहे थे, अच्छा तो ऐसी बात है, जीरो के लिए इंसान, जानवर, यहाँ तक कि मोनोनोके होने का लेबल भी कोई मायने नहीं रखता। वह उन सभी के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है। फिर वो बताने लगे थे, अरे वाह, तुम अब भी वही जिद्दी और बहस करने वाले बच्चे हो। चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी समझाऊं या तुम्हें कितनी बार भी चोट क्यों ना लगे, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बदलोगे। ठीक है, तुम जीते और मैं हार मानता हूँ। ऐसा लगता है कि जिसमें पक्के इरादे की कमी है वो मैं ही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, पर उनको ऐसे ज्यादा देखेकर राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी ये बात जीरो को अच्छे से समझ में आ गई। इसी के साथ यहाँ से इनका ठोकर बाथ टब की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो रिलैक्स होते हुए कहता है, अरे यार ये दर्द कर रहा है, लेकिन गर्म पानी में भीगने से बेहतर कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव कहता है कि बुड्ढों की तरह बात करना बंद कर बदमाश। ये बात सुनकर जीरो बताता है कि अरे अपना मुंह बंद रख, जब मैं टब में हूँ तो तू उससे दूर ही रहना, गंदी बिल्ली। और हाँ, पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और तुझे भी इसमें घसीट लिया। इस बात पर राघव कह रहा था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने ये सब खुद अपने साथ किया, लेकिन हर किसी की अपनी लिमिट होती है और बस अकेले ही मौत के मुंह में मत चले जाना। मेरा मतलब है कि ऐसा फिर कभी दोबारा मत करना, वरना तुम्हें बचाने की मेरी सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो मैं अपनी पावर भी उधार दे सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसकी कदर करो। बस मुझे इतना ही कहना है। जो सुनने के बाद जीरो बोल पड़ा, वैसे मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम इसमें साथ हैं, तो चलो मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है पार्टनर? फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूशिके शिबा कॉल के जरिए उन्हें बता रहा था, हम कल सुबह आपके घर एक गाड़ी भेज रहे हैं, इसलिए कल तैयार रहना। वैसे सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि वह हॉस्पिटल से भाग कर घर पहुँच गया है तो मुझे बहुत राहत मिली। अब ये सुनकर उसके ग्रैंडपा से सवाल करते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इस पे यूशिके बताने लगा था, क्या मुझे सच में समझाने की जरूरत है? तो वह हम में से ही एक होगा और एक आगे चलकर काम करने वाला, नहीं राह दिखाने वाला। वह बिल्कुल वैसा ही इंसान है जिसकी हमें जरूरत है, इसलिए मुझे काफी सारी तैयारी करनी है, तो मैं अभी के लिए कॉल कट करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जीरो चिल्लाते हुए कह रहा था, हे ग्रैंडपा, यहाँ पर साबुन खत्म हो गया है और क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा उसको बता रहे थे, ठीक है शांत हो जा, मैं तुम्हारे लिए नया ले आता हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं, sayonara।